हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लोग यार कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये है हमारा लाइन बाय लाइन सीरीज एनसीईआरटी का। और 21 फरवरी 2024। चलिए शुरू करते हैं। इतना कहानी में क्या क्या बताना चाह रहा है एनसीईआरटी, इस चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला सा बात जो बोला गया यार, जो कूलम्स लॉ है बेसिकली ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? तो अगर हम क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब बताएं तो वो एक होता है, दो शब्द होता है, एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। तो ये जो है ना न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड स्टेटमेंट है। न्यूमेरिकल डेटा का क्या मतलब है? नंबर्स के फॉर्मेट में चार्ज का जो मतलब क्या बोल सकते हैं, नंबर्स के फॉर्मेट का स्टेटमेंट है कि 2 कूलम्ब, 4 कूलम्ब, 10 कूलम्ब, ऐसा कुछ। तो जो कूलम्ब्स लॉ है बेसिकली क्वांटिटिव स्टेटमेंट है अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। जैसे 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं, ठीक है, तो उसका जो नंबर क्या फोर्स आएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब लीनियर साइज चार्ज्ड बॉडी का बहुत ही छोटा हो जाता है, देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम द साइज में बी इग्नोर्ड एंड द चार्ज्ड बॉडी आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। सबसे पहला यार एक डेफिनेशन बार बार हम लोगों को सुनने को आता है कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो पॉइंट चार्ज के लिए सबसे पहले तो आप इस चीज़ों को आप हाईलाइट कर लीजिए। ये वाला पॉइंट कि व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज्ड बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस द separating them, the size may be ignored and the charged bodies are treated as point charge। इस बात का ये मतलब हुआ कि यार मान लीजिए ना कि ये एक पॉइंट चार्ज हो गया और एक पॉइंट चार्ज ये हो गया, और इसका साइज ना हम बोल देते हैं कि 10 के पावर -6 कूलम्ब है। और ये यहाँ पे भी जो चार्ज है 10 के पावर -6 कूलम्ब है और बहुत छोटा सा साइज है। ठीक है, मतलब 1 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज हम लिख देते हैं 10 किलोमीटर। तो ये जो साइज है माइक्रो कूलम्ब का जो साइज है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये साइज काफ़ी छोटा है कंपैरिजन टू 10 किलोमीटर डिस्टेंस, क्योंकि ये माइक्रोमीटर में है, 10 के पावर -6 कूलम है ना। अच्छा, तो बेसिकली ये जो साइज है इसका काफ़ी छोटा हो गया, तो इसीलिए बोला गया कि जो लीनियर साइज है चार्ज्ड बॉडी का वो बहुत छोटा है इसके दूरी से। तो साइज को क्या किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। और जो चार्ज्ड बॉडी है उसको मान लिया जाता है कि ये एक पॉइंट सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हुआ। आगे, कुलम्ब मेजर्ड द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। कुलम्ब क्या करते हैं, 2 पॉइंट चार्जेज के बीच के फोर्स को मेजर करते हैं और ऐसा पाते हैं कि ये इनवर्सली, ये वेरी करता है इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ये लाइन भी काफ़ी काम का है कि हम इसको तो क्या बोलते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कीजिए कि कुलम्ब मेजर्ड द फोर्स, फोर्स को मेजर करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का, और ऐसा पाते हैं कि ये इन्वर्सली वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? तो डिस्टेंस के स्क्वायर से बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। और लगता कैसे है, एंड एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। और जैसे ना हम अभी दो चार्ज लिए, तो ये जो फोर्स लगेगा ये इस लाइन पे लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए that if 2 point charges q1 q2 are separated by a distance r in vacuum, the magnitude of force F is given by, ये है फॉर्मूला। ठीक है, F इक्वल टू क्या है, मोड में k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला आया है, ठीक है, तो इसी के बारे में बताया गया कि हाउ डिड कूलम्ब अराइव एट दिस लॉ फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। यार कूलम्ब एक साइंटिस्ट हैं जो कि एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना। तो इस अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये जो लॉ दिए हैं, ठीक है, कौन सा लॉ दिए हैं, इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, कि ये जो फॉर्मूला है ना, हम यहाँ से आपको समझाते हैं कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो कूलम्स का बेसिकली लॉ है क्या है कि जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है इनवर्सली, मतलब वन डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से। और जो चार्जेज है Q1 Q2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, यही बात ये बोलते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में कि कूलम्ब मेजर करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस के फोर्स को, और ऐसा पाते हैं कि जो फोर्स है वो वेरी करता है इनवर्सली। कैसे इनवर्सली? तो डिस्टेंस के स्क्वायर के बेसिस पे बिटवीन द चार्जेज, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के।
ठीक है, और फोर्स लगता कहाँ पे है, तो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो ये अचानक से यहाँ पे पहुंच गए क्या, तो या अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो यार सबसे पहला बात कि कोलम्ब जो है क्या करते हैं, एक टॉर्सियन बैलेंस का यूज करते हैं। टॉर्सियन बैलेंस का मतलब क्या होता है, अगर हम टॉर्सियन बैलेंस का मतलब बताएं तो होता है तराजू। और यहाँ पे लगा है ग्रीन स्टार, तो आइए हम नीचे देख के बताते हैं आपको कि एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है। कि a Torsian balance is a sensitive device to measure force. It was also used later by Cavendish to measure the very feeble gravitational force between two objects to verify Newton's law of gravitation. बोल रहा है कि जो टॉर्सियन बैलेंस है यार, ये एक सेंसिटिव डिवाइस है फोर्स को मेजर करने का, और इसको यूज किया गया था कैवेंडिश के द्वारा। कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा यूज किया गया था। तो बहुत ही फेबल ग्रेविटेशनल फोर्सेज को, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कम रेंज का मेजर करने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेरीफाई करना चाहते थे। तो ये तराजू की तरह काम करता है, ठीक है, टॉर्सियन बैलेंस का मतलब। और ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने के लिए यूज किया गया था, और यही काम कूलम्ब भी यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्ज मेटालिक स्फीयर। अब क्या बोलता है कि मान लीजिए, ये आपको ध्यान में ऐसा नहीं रखना है कि टॉर्सन बैलेंस क्या होता है, ये सब कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन जब हम बुक पढ़ रहे हैं तो हमको ये जरूरी है कि हम इस सब सारे बातों को समझें। ठीक है, आगे बढ़िए कि व्हेन द सेपरेशन for measuring the force between two charged metallic spheres, when the separation between two spheres is much larger than the radius of each sphere, the charged sphere may be regarded as point charge, जिसके बारे में हम आपको अभी बता चुके थे कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, जब उनका सेपरेशन काफी ज्यादा हो जाता है और जो चार्ज है वो काफी छोटा हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज स्फीयर को ऐसा माना जाता है कि वो एक पॉइंट चार्ज है। हाउएवर द चार्ज ऑन द स्फीयर अननोन टू बिगिन विद। अब देखो यार, चार्ज स्फीयर पे कितना चार्ज है ये पहले तो पता नहीं था कि कितना सा चार्ज है, 1 कूलम्ब है, 2 कूलम्ब है, 4 कूलम्ब है। तो मतलब एट द टाइम ऑफ बिगनिंग स्फीयर पे क्या चार्ज है उनसे ये लोग अननोन थे। तो हाउ देन कुड ही डिस्कवर अ रिलेशन लाइक इक्वेशन 1.1। तो ये जो इक्वेशन आया है, इस रिलेशन तक ये लोग कैसे पहुंचे? तो कलम्ब यार सिंपल तरीके से सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि मान लो कि सपोज द चार्ज ऑन ए मेटालिक स्फीयर इज क्यू, कि मेटालिक स्फीयर है, जैसे मान लीजिए कि ये स्फीयर है और इसके ऊपर है चार्ज क्यू। इफ द स्फीयर इज पुट इन कंटेक्ट विथ एन आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, और एक स्फीयर यहाँ पे हम रख देते हैं, और ये जो स्फीयर है ये अनचार्ज है, ठीक है, और इसको कंटेक्ट में रखते हैं। तो अब जो इस पे चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन टू, और यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ से क्या हुआ कि मान लीजिए ना, द चार्ज विल स्प्रेड ओवर द टू स्फीयर, ये बात हम आपको बता दें भाई, सिमेट्री द चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी क्यू अपॉन टू। रिपीटिंग दिस प्रोसेस वी कैन गेट, अगर मान लीजिए एक दो और हम स्फीयर ले आए, उस पे फिर ये क्यू अपॉन टू को टच करा दिए, तो ये क्या हो गया, क्यू अपॉन फोर हो गया, एटसेट्रा हो गया। कुलम्ब वेरिड द डिस्टेंस फॉर ए फिक्स्ड पेयर ऑफ चार्जेस। जैसे फिक्स्ड पेयर ऑफ चार्ज का मतलब ये क्यू अपॉन टू, ये भी क्यू अपॉन टू, इसके डिस्टेंस को ये वेरी करा देते हैं थोड़ा सा। पहले मान लीजिए 4 सेंटीमीटर पे चेक कर लिए, 4 मीटर पे, 4 किलोमीटर पे, ऐसे डिस्टेंस वेरी करा करा के चेक किए। एंड मेजर्ड द फोर्स फॉर डिफरेंट सेपरेशन, अलग अलग सेपरेशन के लिए, अलग अलग दूरिया के लिए ये फोर्स मेजर करते हैं। और ही देन वेरिड द चार्जेज इन पेयर, उसके बाद चार्ज इन पेयर्स को वेरी करा देते हैं और डिस्टेंस फिक्स रखते हैं। जैसे यहाँ पे क्यू अपन टू, यहाँ क्यू रख दिए, फिर क्यू अपन फोर रख दिए, ऐसा कुछ करके, मतलब सेम यूनिट का नेचर का चार्ज नहीं रखते। ठीक है, और डिस्टेंस को फिक्स रखते हैं। और कंपेयरिंग फोर्सेज फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ चार्जेज एट डिफरेंट डिस्टेंसेज, और कुलम्ब ना इस रिलेशन तक फाइनली पहुंच जाते हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा काम का नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो आपको एक बार सुनना है कथा यहाँ से यहाँ तक, बट ये बस समझने के लिए, तो इसको हम कट कर रहे हैं क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा काम में नहीं आने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं। Coulomb's law, a simple mathematical statement, was initially experimentally arrived at in the manner described above. While the original experiments established it at a macroscopic scale, it has also been established down to subatomic level, r 10 to the power minus 10 मीटर। क्या बोल रहा है कि जो कुलम्ब लॉ है वो सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, और वाज इनिशियली एक्सपेरिमेंटली अराइव्ड एट इन द मैनर डिस्क्राइब्ड अबव, जिस मैनर में ऊपर डिस्क्राइब किया गया वैसे ही वो आया था। हालांकि जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश्ड किया गया था वो मैक्रोस्कोपिक स्केल पे किया गया था। क्या किया गया था, जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश्ड इट एट ए मैक्रोस्कोपिक स्केल, ठीक है, अच्छा। इट हैज आल्सो बीन इस्टेब्लिश्ड डाउन टू, और इसको ना सब एटॉमिक स्केल,
सब एटॉमिक लेवल पे, मतलब काफी छोटे से लेवल पे, मैक्रो का मतलब होता है बड़े लेवल पे, और छोटे लेवल पे भी इसको एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। अच्छा, कुलम्ब डिस्कवर्ड हिज लॉ विदाउट नोइंग द एक्सप्लिसिट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कुलम्ब जो अपना एक्सपेरिमेंट को डिस्कवर करते हैं, इनको ये नहीं पता होता कि चार्ज का एक्सप्लिसिट मतलब अलग अलग जो मैग्नीट्यूड है वो उसके बारे में। In fact, it is the other way around. Coulomb's law can now be employed a furnished definition for a unit of charge. एक यूनिट चार्ज का जो मतलब डेफिनेशन हो सकता है कुलम्स लॉ, तो उसके बारे में। इन द रिलेशन इक्वेशन 1.1 के इज सो फार आर्बिट्ररी, मतलब के जो है कि वो मतलब एक तरह से आर्बिट्ररी रहता है। वी कैन चूज एनी पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के, कोई भी ले लेते हैं। द चॉइस ऑफ के डिटरमिन्स द साइज ऑफ द यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई यूनिट। द वैल्यू ऑफ के इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए ये आपके काम की बात है कि के जो है इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वाला काम का बात है। The unit of charge that result from this choice is called coulomb, which we defined earlier in section 1.4. Putting this value of k in equation इतना और q1 q2 इतना 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 force equal to इतना। देखिए एक यहाँ पे ना थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको समझने में मदद मिलेगा। तो हम क्या करते हैं यार, यहाँ पे पहले तो आपको पेंट खोल लेते हैं। अरे भाई मेरे इधर आ जाओ, हम इस चीज़ को आपको समझाते हैं। देखो तो पेंट खोले थे भाई मेरे, यहाँ ये कहानी नहीं खोलना था हमको, ठीक है। देखिए पहले हम पेंट पे चलते हैं और और अपने बुक की तरफ, है ना। यहाँ आ गए और मेरा क्या क्या दिया है पहले ये देख लो। तो यार यहाँ पे जो वैल्यू दिया है Q1 Q2 1 कूलम्ब R 1 मीटर, है ना। तो इस चीज़ को हम लेते हैं। अब देखिए इस बात को आप समझिएगा ध्यान से कि यार Q1 इक्वल टू क्या ले लिया है, तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम्ब, और R इक्वल टू क्या ले लिया है, तो R इक्वल टू 1 मीटर ले लिया है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला अभी आप ऊपर देखे थे K Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर, हालांकि मोड लगा हुआ था कोई बात नहीं। के का जो वैल्यू है, के का वैल्यू अभी आप क्या देखें, तो यार के का वैल्यू देखें 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं पहले तो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। Q1 मतलब 1 कूलम, Q2 मतलब 1 कूलम, और R मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कैंसल कर देते, कूलम्ब स्क्वायर से कूलम कूलम को कैंसल कर देते, तो फाइनल में जो फोर्स बचा वो क्या बचा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन फॉर दिस वैल्यू। मीन्स चार्ज का वैल्यू ये है, इनके बीच का दूरियां ये है, ठीक है। तो ये वाला बात रहा, है ना। अच्छा, तो यही चीज यहाँ पे दिया है कि फोर्स इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, डेट इज 1 कूलम। अब 1 कूलम को यहाँ से डिफाइन करते हैं कि 1 कूलम इज द चार्ज डेट व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज of the same magnitude in a vacuum experiences an electrical force of repulsion of magnitude this 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। इस बात का क्या मतलब हुआ, पहले ये बात समझिए कि एक कूलम, जो एक कूलम है, एक कूलम एक चार्ज है। जब हम क्या करते हैं, डेट व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज, मतलब कि एक कूलम, है ना, और यहाँ पे एक कूलम, ठीक है, ये चार्ज है, इनके बीच का दूरी 1 मीटर है। 1 कूलम इज द चार्ज डेट व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, और वैक्यूम में एक्सपीरियंसेज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। मतलब एक कूलम चार्ज का मतलब ये हुआ कि एक कूलम चार्ज दूसरे एक कूलम चार्ज से 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, और कहाँ पे रखा हुआ है यार, तो ये वैक्यूम में रखा हुआ है। मतलब वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हवा ना हो, तो जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। एक शब्द आया था एक्सप्लिसिट, इसका भी मतलब देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट इन दिस इज द इम्प्लिसिट, सॉरी एक्सप्लिसिट नहीं, इम्प्लिसिट इन दिस is the assumption of additivity of charge and conservation of two charges q upon 2 each add up to make a total charge q। तो ये वाला बात है, ठीक है। जिस बात पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना, उसको हम थोड़ा सा फास्ट निकाल रहे हैं, है ना। कहाँ भाग गया यार, आओ अंदर। और एक और चीज देख लीजिए, एक ना कथा दिया है ये हमारे साइंटिस्ट के बारे में, कि जो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम है उनके बारे में थोड़ा सा जीवनी देख लेते हैं कि यार ये एक फ्रेंच के फिजिसिस्ट रहते हैं, और अपना करियर का शुरुआत करते हैं मिलिट्री इंजीनियर के रूप में वेस्ट इंडीज में, और 1776 ईस्वी में ये पेरिस चले आते हैं, और
पेरिस एंड रिटायर्ड टू ए स्मॉल स्टेट टू डू हिज, और ये अपना साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हैं। ही इन्वेंटेड, और ये एक टॉर्सन बैलेंस इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेंट करते हैं। क्या चीज़ के लिए इन्वेंट करते हैं? टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ए फोर्स एंड यूज्ड इट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्सन, रिपल्सन, ठीक है, बिटवीन स्मॉल चार्ज स्क्वायर। ही द डेराइव्ड इन 1785 में क्या करती है? इनवर्स स्क्वायर लॉ रिलेशन पे पहुंचते हैं फाइनली, जिसको कि हम लोग कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। मतलब यार जो पुराने समय में कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जाना जाता था। द लॉ हैड बीन एंटिसिपेटेड बाय प्रिस्टली एंड आल्सो बाय कैवेंडिश अर्लियर थ्रू कैवेंडिश नेवर पब्लिश्ड हिज, और कैवेंडिश के द्वारा भी इसको वेरीफाई किया गया, बट कैवेंडिश इस बात को कभी पब्लिश नहीं कर पाया अपने रिजल्ट को। कूलम आल्सो फाउंड द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन अनलाइक एंड लाइक मैग्नेटिक पोल, ठीक है। अनलाइक और लाइक मैग्नेटिक पोल के लिए भी इनका ये है लॉ है, जो भी है, ठीक है। चलिए, बट ये सब काम का नहीं, ठीक। अब आगे बढ़ते। 1 coulomb is evidently too weak unit to be used. In practice in electrostatics, one uses a smaller unit like 1 micro millicoulomb or 1 microcoulomb. सॉरी भाई, आ जाओ, थोड़ा सा इधर हो गया था, है ना। देखो यार, जो 1 कूलम्ब है ना, इसका उतना ज़्यादा यूज मतलब इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर नहीं होता है, क्योंकि ये यार बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा है। तो कूलम्ब के अंदर क्या चीज़ यूज होता है? मिली और माइक्रो कूलम्ब, है ना। मिली का मतलब क्या होता है यार? 10⁻³ मिली का मतलब होता है 10⁻³ और म्यूसी है ना, म्यूसी, इसको माइक्रो पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर इसका हम लोग यूज करते हैं। और जो कांस्टेंट था इक्वेशन 1.1 में, जिसका मतलब होता है के इक्वल टू 1/4πε0, ये जो हम सर्कल कर रहे हैं और जो घेर रहे हैं, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको कॉपी में लिखते चलिएगा, यही आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार होगा। For later convenience, so that Coulomb's law is written as F equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square। फाइनल में जो Coulomb's law को लिखा गया वो कुछ ऐसा लिखा गया, जहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट को हम लोग क्या बोल दिया है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट, एसआई यूनिट में जो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है वो 8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मेरे भाई, फोर्स जो है ये एक वेक्टर है, ठीक है। इट इज बेटर टू राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन। फोर्स ना, सबसे पहला सा बात, अगर ये बेसिक सा बात है, मतलब अपना सोचने वाली बात है कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्यों ना हम कूलम्स लॉ को वेक्टर नोटेशन में लिख दें। तो इसके लिए क्या किया गया है? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 भी R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ये फिगर के बारे में आपको बोल रहा है यार, इस फिगर में कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहला सा, पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पे है ओरिजिन, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स, इधर हम बोल देते हैं एक्स डैश, ऊपर में बोलते हैं वाई, नीचे में बोलते हैं वाई डैश। अब हम ओरिजिन से क्या करते हैं? एक चार्ज ले लेते हैं, लेट अस सपोज कि यहाँ पे हमने ले लिया यार Q2, ठीक है, और एक चार्ज और ले लिया गया, मान लीजिए कि क्या ले लिया है यहाँ पे, Q1 ले लिया है ना। तो इसका जो ओरिजिन से दूरी है, इसका जो ओरिजिन से दूरी है, इसको क्या बोल दिया? पोजीशन वेक्टर। Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर R1 और Q2 के लिए R2, और इन दोनों के बीच का दूरी। तो ये कहानी है, ठीक है। तो ये वाला फिगर से इतना कंफ्यूज नहीं होना, ओरिजिन से Q2 का दूरी और ओरिजिन से Q1 का दूरी। ओरिजिन क्या है ये बताने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सिंस फोर्स इज अ वेक्टर, इट इज बेटर टू राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 बी R1 R2 रिस्पेक्टिवली। सी फिगर 1.3a। बी डिनोट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं? F12। इसको, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और F21 मतलब 2 पे 1 के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो ये वाला बात F21। द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 हैव बीन नंबर्ड 1 और 2 फॉर कन्वीनियंस, वेक्टर लीडिंग 1 to 2 डिनोटेड बाय R21। R21 का मतलब क्या होता है? R2 माइनस R1। ये जो R थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, ये वेक्टर बताता है, मीन्स की वेक्टर R21 इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस के वेक्टर R1। तो ये R21 का मतलब क्या होगा? वेक्टर R2 माइनस के R1। और एक बात यहाँ पे दे दिया है कि जो 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2 हैव बीन नंबर्ड 1 to 2 फॉर कन्वीनियंस एंड वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 की तरफ जो लीड किया जा रहा है, 1 to 2 की तरफ, ठीक है, उसको हम लोग दिखाते हैं हम R21। मतलब जिसकी तरफ आप लीड कर रहे हैं उसको पहले, और जहां से लीड कर रहे हैं 2 की तरफ लीड कर रहे हैं तो R2 और 1 ऐसा। अगर 2 to 1 लीड कर रहे हैं तो R1 2, मतलब जिधर की तरफ आप जा रहे हैं उसको पहले लिखिए, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए कि वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1 इज डिनोटेड बाय R12, ठीक है।
तो ये वाला कहानी है। R12 इक्वल टू R1 माइनस R2, और इसी चीज को माइनस R21 भी लिख सकते हैं। ये है जो डार्क है, ये वेक्टर का सिंबल। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2n एंड R12 इज डिनोटेड बाय R21 एंड R12 रेस्पेक्टिवली। R12 इक्वल टू R21 जो डायरेक्शन होता है वेक्टर का, स्पेसिफाइड बाय अ यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर टू डिनोट द डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2 और दिस है ना। देखो यार, इतना का मतलब हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि आरकैप होता है, ये होता है आरकैप क्या होता है यार, तो ये होता है यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर, मेरा वेक्टर का सीरीज है, पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, तो वहां आप जाके देख सकते हैं। जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, आर कैप टू वन, तो वेक्टर आर टू वन, ठीक है, आर कैप टू वन मतलब आर कैप के जगह पे वेक्टर आर टू वन इक्वल टू क्या लिख दिया है, आर टू वन डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर टू वन, और आर कैप वन टू आर वन टू आर वन टू। तो जो बात ये है, इसको आर टू वन आर वन टू के फॉर्म में लिखा है। और आर कैप टू वन इसी चीज को क्या लिख दिया है फाइनली, मतलब यूनिट वेक्टर के टर्म में, कि आर कैप टू वन माइनस आर कैप वन टू, ठीक है। और कुलम्स फोर्स लॉ बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट R1 R2 respectively is then expressed as कि F21 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R21 का होल स्क्वायर और R कैप 21, मतलब ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर के टर्म में कुलम्स लॉ फोर्स। तो इस बात को आप अंडरलाइन कीजिए कि कुलम्स फोर्स लॉ बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 लोकेटेड एट R1 R2 रिस्पेक्टिवली आई दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सम रिमार्क्स ऑन इक्वेशन 1.3 आर एलिवेंट। इक्वेशन 1.3 इज वैलिड फॉर एनी साइन ऑफ Q1 Q2 whether positive or negative if Q1 and Q2 are of the same sign either both positive or both negative। F21 is along R cap 21 which denotes repulsion as it should be for far like charges। if Q1 and Q2 are of opposite sign, F21 is along minus R cap 21 equal to R cap 12 which denotes attraction। As expected for unlike charges, thus we do not have to write a separate equations for the cases of like and unlike charges। Equation 1.3 takes care of both cases correctly। 1.3 भी यार इस सब पे इतना जोर नहीं लगाना, ये जब आप एक बार सीधा सा मेरा वीडियो बना हुआ है कॉलम्स लॉ का, वहां जाकर के देखेंगे तो सारा कुछ हमारा बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक बार पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा लाइन बाय लाइन सीरीज है, तो इसको देख लिए है। और जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो ये मैंने रूप से क्वेश्चन प्रैक्टिस में काम आता है, और कूलम्स लॉ एंड वेक्टर को हम पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा वीडियो के फॉर्मेट में। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स F1 टू वन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेशन बाय सिंपली इंटरचेंजिंग 1 to 2। मींस कि यार F21 लिखा है, वैसे ही F12 लिख दिया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का होल स्क्वायर R कैप 12 व्हिच इज यूनिट वेक्टर इक्वल टू जो F21 आया है, मतलब तो F12 क्या होगा, F12 F21 का नेगेटिव होगा। द कूलम्स लॉ एग्री विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। यहाँ से एक बात क्या बोल दिया कि कूलम्स लॉ एग्री विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि कूलम्स लॉ क्या बोलता है, कि कूलम्स लॉ का जो इक्वेशन 1.3 था, 1.3 इक्वेशन को पहले देखो तो यार क्या था, तो ये वाला वैल्यू F21 जो फोर्स निकाला है ना, मीन्स ये वाला वैल्यू था F21 इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में था Q1 Q2 और F21 मतलब R21 का होल स्क्वायर और क्या था R कैप, और यहाँ पे R21 है ना, सॉरी यहाँ पे, अरे भाई मेरे, आर कैप और यहाँ पे क्या है 21, ठीक है, ये वाला चीज है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि कूलम्स लॉ इक्वेशन 1.3 गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम, है ना। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। इफ द चार्जेज आर प्लेस्ड इन मैटर और द इंटरवेनिंग स्पेस ऑफ मैटर, अगर मान लीजिए कि चार्ज को कहाँ रख दिया गया, मैटर में रख दिया गया, और द इंटरवेनिंग स्पेस एज मैटर, मतलब ये सारा के सारा बात मेरे भाई वैक्यूम के लिए हो रहा है। तो अब हम चार्ज को कहाँ पे रख देते हैं, मैटर में रख देते हैं, या मतलब इन्वायरमेंट में रख देते हैं कहीं पे जहाँ पे कि इंटरवेनिंग स्पेस है मैटर। तो सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। वी शैल कंसीडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मैटर इन द नेक्स्ट चैप्टर। जैसे मान लीजिए ना, ये चार्ज है और ये चार्ज है, ये चार्ज का मतलब Q1, ये चार्ज का मतलब Q2, इनके बीच का जो दूरी है, तो जो हम आर डिस्टेंस है, तो हम जो फोर्स निकाल रहे हैं ये वैक्यूम में निकाल रहे हैं। अगर हम यही चीज को हमें इंटर मतलब यहाँ पे क्या करें, एयर के कंटेक्ट में रख दे, मैटर में रख दे, या इंटर वैक्यूम में हम कुछ एयर को छोड़ दे, तो एयर में भी कुछ ना कुछ जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ अफेक्ट करेंगे। तो ये कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हो जाएगा। वही बोल रहा है कि इफ द चार्जेज आर प्लेस्ड इन मैटर या इंटरवेनिंग स्पेस हैज मैटर, तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंस होता है चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। मैटर का जो चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स है वो भी प्रेजेंट होता है, और वो थोड़ा सा इसके रिजल्ट में जो फोर्स का रिजल्ट है उसको अफेक्ट करने लगता है। और
और इसके बारे में बोल रहा है कि वी शैल कंसीडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मैटर इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो इसको नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करने की बात ये बोल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का कहानी समाप्त हुआ। और इसके बाद है हमारा क्या चाहिए, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। तो मल्टीपल चार्जेज को हम लोग कोशिश करते हैं इसी में कंप्लीट करने का। तो देखिए यार, मल्टीपल चार्जेज में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सा रॉकेट सा साइंस है। इस बात को हम लोग समझते हैं कि क्या क्या आपको दिया है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज में। तो द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। दो चार्जेज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसको हम कहाँ से लेकर के आ जाएंगे, तो कूलम्ब्स लॉ से लेकर के आ जाएंगे। कूलम्ब्स लॉ का कहानी, कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको लगाएंगे, उसका जो क्या बोल सकते हैं क्वांटिटी वाला स्टेटमेंट है उसको हम यूज करके बता देंगे, है ना। तो बोल रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए चार्ज वेयर देयर इज नॉट वन बट सेवरल चार्जेज अराउंड। अब मान लीजिए ना कि एक चार्ज ना हो, एक के जगह पे बहुत सारा चार्ज है, तो अब हम फोर्स को कैसे निकालेंगे। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ एन स्टेशनरी चार्ज। एक सिस्टम मान लीजिए, आप अपने घर में एक टेबल है, जूम कर लीजिए, और उस टेबल पे बहुत सा चार्जेस रखा हुआ है, और मान लेते हैं कि उस रूम में वैक्यूम है, मींस Q1 Q2 Q3 Qn है, और सारा का सारा वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब कि आपके उस रूम में एयर नहीं है, मींस आप भी वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे, और उस सिचुएशन में सारे चार्जेस पे फोर्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 Q3 और Qn। तो मान लीजिए कि Q1 पे Q2 के कारण क्या फोर्स लग रहा है, Q3 के कारण क्या लग रहा है, Qn के कारण क्या लग रहा है, ये आपको बताना है ना। तो कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो यार कूलम्ब्स लॉ इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे सकता। रिकॉल दैट फोर्सेज ऑन मैकेनिकल ओरिजिन एड अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इन द सेम ट्रू फॉर द फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा पीछे जाना होगा, और यार वेक्टर में ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता था, तो हमको उसका हेल्प लेना होगा। मीन्स एक एक चार्जेस का एक चार्ज पे दूसरे चार्ज के कारण फोर्स निकाल देंगे, और बाद बाकी जितने चार्ज बचते हैं उस चार्जेस को उस समय के लिए छोड़ देंगे, फिर उस चार्ज का उस चार्ज से रिलेटेड फोर्स लगा देंगे। ये वाला बात आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा। जैसे हम इस बात को ऐसे समझाएं कि मान लीजिए कि यहाँ पे Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ Q3 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो हम Q1 पे फोर्स निकालना चाहते हैं, किसके कारण, Q2 के कारण और Q3 के कारण। तो हम लोगों को यार क्या करना होगा, सबसे पहले Q1 पे फोर्स निकाल देंगे Q2 के कारण, और हम मान लेंगे कि यहाँ पे अभी के लिए Q3 कोई चार्ज नहीं है। तो Q2 जब Q1 पे फोर्स लगाएगा तो ये तो हम निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ की मदद से। सिमिलरली Q1 पे Q3 के कारण एक बार अलग से फोर्स निकाल लेंगे, और बाद में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 3 चार्जेस का कहानी, ऐसे करके हम 10 100 कितने भी चार्जेस का कहानी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात है। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया कि एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम। द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दिस इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहले इस बात को हम ऐसे समझाते हैं कि जैसे अगर हम बोले कि Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, ये बात तो हम आपको बता दें, उस समय हम Q3 को नहीं लिए, तो क्या जो Q1 है या अफेक्टेड नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा Q3 से। तो यार उस समय Q3 से वो प्रभावित नहीं होगा। मीन्स जब हम किसी एक चार्ज को ले रहे हैं और उससे उसका फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं अनदर चार्ज पे, तो जो तीसरा चार्ज है उस एनवायरमेंट में, उस तीसरा चार्ज के कारण कोई प्रभाव फोर्स पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया कि और ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा आपका एनसीईआरटी बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई किया जा चुका है। कि क्या किया गया है वेरीफाई, कि फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस, नंबर ऑफ अदर चार्जेस के कारण, ये क्या है, तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, सारे फोर्सेज का वेक्टर सम है ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेज, है ना, टेकन वन एट ए टाइम, ठीक है। क्या है कि फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, किसके कारण, नंबर ऑफ अदर चार्जेस के कारण, वो क्या है, तो वेक्टर सम है सारे फोर्सेज का ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज टेकन वन एट ए टाइम। वन एट ए टाइम एक एक बार फोर्स निकाल लिया और सारे का वेक्टोरियली ऐड कर दिए। जो इंडिविजुअल फोर्स है ये अनअफेक्टेड रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये काम का बात है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे और इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। टू बेटर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, सबसे पहले कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3। देखो यार, इतना जो कहानी लिखा है इसमें बहुत बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं लिखा। जैसे कि Q2 से Q1 पे जो चार्ज लग रहा है उसको बोला कि फोर्स ऑन 1 पे 2 के कारण F12, और 1 पे 3 के कारण F13, और इसको क्या किया है, वेक्टर सम कर लिया है, मतलब पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, और इसको क्या बोला है कि F1 मींस
F12 और F13 के सम को क्या बोल दिया, F1 बोल दिया, और इसका ओरिजिन से ये दिखा दिया, ठीक है, सबके लिए पोजीशन वेक्टर लगा के। इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है ना। टू बेटर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 as shown in figure 1.5. The force on one charge, say Q1, due to the other two charges Q2, Q3, can therefore be obtained by performing a vector addition of the forces due to each one of these charges, है ना। That if the force on Q1 due to Q2 is generated by F1 to force on 1 due to 2, or F1 to is given by equation इतना, means F12 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2, और इसके बीच का जो दूरी है विच इज R12, तो R12 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर के टर्म में क्या दिया है, R कैप 12, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इन द सेम वे Q3 के कारण निकाल दिया, तो F13 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 का होल स्क्वायर R कैप 13। जब यार आप क्वेश्चन बनाएंगे तब जाकर ये क्लियर होगा। नेक्स्ट अगेन इज द कूलम्स लॉ ऑन Q1 ड्यू टू Q3 इवन द अदर चार्जेस Q2 इज प्रेजेंट। Does the total force F1 on Q1 due to the charges Q2 and Q3 is given by F1 equal to क्या, F12 plus F13, और इसको सम कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो जब इसको सम किया तो फाइनल में इसका जो वैल्यू आ गया तो क्या आया, तो देखिएगा यहाँ पे इसका वैल्यू तो नहीं लिखा है, बट हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ से यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और क्या कॉमन ले सकते हैं, तो और कुछ तो Q1 है और Q2 है ना। Q1 Q2 है, तो इसको छोड़ दीजिए जस्ट एज इट इज, और यहाँ पे लिख दीजिए Q1 Q2, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, R12 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आर कैप 12, और प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा, तो यार यहाँ आ जाएगा Q1 Q3 और R13 का होल स्क्वायर और आर कैप 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कहानी आ जाएगा, बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लीजिए ना, इतना सा इसको हटा दीजिए, और इसको ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम पढ़े नहीं है तो इसलिए इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि द एबव कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कैन बी जनरलाइज टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज मोर देन 3 एज शोन इन फिगर 1.5b। 1.5b में बहुत सारे मतलब चार्ज लिया गया, जैसे कि Q3 ले लिया, Q5 ले लिया, Q4 ले लिया, Q2 ले लिया, तो सारे के कारण फोर्स को निकाला जा सकता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की कि बहुत से चार्जेस के कारण क्या होगा, तो जैसे एक के लिए निकाले वैसे हजारों के लिए निकाल देंगे, है ना। बट हजारों के लिए आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये कहने वाली बातें हैं, ठीक है। आगे देखिए तो क्या लिखा है कि द एबव कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कैन बी जनरलाइज, तो पढ़ लिया। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज दैट इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 से लेके Qn तक, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज द सेम एज गिवन बाय कूलम्स लॉ, दैट इज इट इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस Q3 Q4 Q1। यही बात हम आपको पहले भी बोल चुके हैं। द टोटल फोर्स F1 ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज देन गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ फोर्स F12 F13 और F1n। तो फाइनली F1 इक्वल टू आपको F1n तक, F1 से लेके n तक के लिए ये निकाला है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, ये समेशन i इक्वल टू 2 से लेके n तक, और Qi डिवाइडेड बाई R1i का स्क्वायर और r कैप 1i। द वेक्टर सम इज ऑब्टेन्ड एज यूजुअल बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ऑल द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली अ कंसीक्वेंस ऑफ कूलम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये एक जनरल सा फॉर्मूला हो गया सारे चार्जेस को जोड़ने के लिए। अब यार आपको क्या लगेगा कि ये सब हम ऐसे पढ़ के निकल गए हैं और आपको पता नहीं चला, तो यार पता नहीं चला तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि हम क्या क्या बोले हैं बाद में, कि ये जो दो चार फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। बट हमारा जो पहला सा प्राथमिक जो गोल था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज को कंप्लीट करना था, है ना। तो हम अभी कहाँ पे पहुंचे हैं, कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये वाला टॉपिक अभी किया। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको करना क्या है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ लेना है खुद से, अगर पढ़ सकते हैं तो, फिर आकर के यहाँ पे समझाएंगे। एक बार आपको सुन लेना है सोते वक्त, जगते वक्त, कभी भी, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फिर हम इसका करक्स बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।